चलिए भी शुरू करते हैं अगला लेक्चर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाँ, क्लास 9th एंट्रेंस के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया या BHU कुछ भी हो, आप लोग बिल्कुल इसको बेफिक्र होकर तैयार कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो शुरुआत करते हैं बेटा हेडिंग से, दैट इज़ मटेरियल्स। मैं फिर कहूँगा राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेटा याद रखिएगा, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला मेटल की फिज़िकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। दूसरा वाला हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। आखिर में होगा मेटलर्जी। ये चैप्टर आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। मेटल्स नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, मेटल्स नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी और मेटलर्जी, ठीक है। तो पहला पार्ट थोड़ा सा छोटा होगा, दूसरा पार्ट बड़ा होगा, तीसरा पार्ट छोटा होगा, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि ऐसे अपलोड कर दिया, ये पूरा प्रोग्राम्ड है, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा हमको जानना होगा कि एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। मटेरियल्स पढ़ने के लिए हमको एलिमेंट का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट की डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। यहाँ पे क्या होते हैं एलिमेंट? आ सब्सटेंस which cannot be broken down into two or more simpler substances by chemical reactions केमिकल रिएक्शन में हो सकता है भैया आपका by applying heat, light और electricity, ठीक है। ये केमिकल प्रोसेस होगा, तो उसके अंदर या तो आप हीट का इस्तेमाल करेंगे, या लाइट का इस्तेमाल करेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे। इज कॉल्ड एन एलिमेंट, ठीक है। अब सुनिएगा बेटा, एक सब्सटेंस जो नहीं टूट सकता, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, किस में? 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, बाई केमिकल प्रोसेस, बाई केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस, कुछ भी कह सकते हैं, बाई केमिकल प्रोसेस, इज कॉल्ड एन एलिमेंट। हाँ या ना? क्या आपको एलिमेंट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? क्या होता है बेटा? एक सब्सटेंस है जो नहीं ब्रोकन डाउन, जो नहीं टूट सकता, इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाई केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड एलिमेंट। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको कि क्या होते हैं एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। हाँ जी, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। हीलियम एक एलिमेंट है। कार्बन एक एलिमेंट है, या नाइट्रोजन कह लीजिए आप। ये सब एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाँ बिल्कुल, ये सब एलिमेंट्स ही हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। एलिमेंट्स हैं। आ रही है आपको बात समझ में? अच्छा बेटा, एक ऐसा सब्सटेंस जो नहीं टूट सकता, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। एक चीज़ है भाई, पेन है, ठीक है। पेन क्या हुआ? तोड़ दो पेन को, लो जी लो, तोड़ दिया, तो 2 सब्सटेंस में टूट गया, ठीक है। इसका ये वाला हिस्सा भी निकल सकता है, 3 सब्सटेंस में टूट गया, ठीक है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर में चीज़ों में ना टूटे, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, ठीक है। इतना आया आपको समझ में? ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं,
स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एटम क्या होता है सर? एटम शायद कुछ बच्चे पहली बार सुन रहे हों। एटम क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। हाँ है ना? आ रही बात समझ में आपको? ठीक है भाई, ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है या दो या दूसरा सब्सटेंस में जो टूट नहीं सकता, उसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, मतलब एलिमेंट का जो छोटा टुकड़ा होगा जिसमें एलिमेंट टूटेगा वो एटम है। एलिमेंट को आपने तोड़ दिया, वो किस में टूट जाएगा? एटम्स में वो टूट जाएगा। आ रही बात आपको समझ में? हाँ है ना? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एटम से मिलकर एलिमेंट बना होता है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? ठीक है, अच्छा अगली चीज़ क्या है बेटा, इसके बारे में ज़रा नोट करिएगा। इसके बारे में अगली चीज़ कि एलिमेंट्स मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स या वन काइंड ऑफ एटम। हाँ है ना? टोटल कितने होते हैं भैया? टोटल होते हैं 92, लेकिन बेटा ये नेचुरल हैं। इसके अलावा हमने कुछ एलिमेंट्स बनाए भी हैं। ठीक है, सिंथेटिक भी होते हैं लैब में और ये नेचुरल भी होते हैं। तो कुदरती तौर पे कितने मिलते हैं? 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि भैया ज़्यादा है, भाई किसी किसी बुक में ज़्यादा हैं, किसी किसी बुक में कम है। स्टैंडर्डाइज बुक है, उसके अंदर से मैंने ये लिया है, तो आप 92 पे भरोसा कर सकते हैं। 92 कुदरती तौर पे पाए जाने वाले एलिमेंट्स की गिनती है। ठीक है, टोटल लगभग 114 के आसपास हैं, 112, लेकिन कुदरती तौर पे कितने पाए जाते हैं बेटा? वो पाए जाते हैं बेटा 92। कितने? 92। ठीक है, अच्छा अब बहुत ध्यान सुनिएगा जब मैं बात कहने जा रहा हूँ। ये वाला वीडियो का पार्ट थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन इसमें आपके बेस डेवलप होना है। मैं कह रहा हूँ कि आपको मटेरियल पढ़ने से पहले ये जानना होगा कि एलिमेंट किसको बोलते हैं। भाई एलिमेंट उस चीज़ को बोलते हैं जो टूट नहीं सकता। किस में नहीं टूट सकता? या तो दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में नहीं टूट सकता वो, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है? भाई एलिमेंट एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो उसके अंदर किसके एटम्स होंगे? उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। ठीक है, अब हीलियम है तो हीलियम के अंदर किसके एटम्स होंगे? हीलियम के एटम्स। हीलियम एक एलिमेंट है, उसके अंदर किसके एटम्स होंगे? हीलियम के एटम्स होंगे। कार्बन एक एलिमेंट है, उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो कार्बन के एटम्स होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन के अंदर हीलियम के एटम पाए जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कार्बन के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स पाए जाएं। आ रही बात समझ में? तो व्हाट इज एटम? कह रहे हैं कि एलिमेंट का छोटा टुकड़ा एटम कहलाता है। एलिमेंट का छोटा टुकड़ा एटम कहलाता है। ठीक है, एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है? भैया एलिमेंट बना होता है एक ही तरह के एटम से। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास कार्बन एक एलिमेंट है तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे सब एक जैसे होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास नाइट्रोजन एक एलिमेंट है तो जितने भी एटम्स होंगे उसके अंदर वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। आई होप आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, कुदरती तौर पे आपको सिर्फ 92 तरह के नेचुरल एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक, याद रख पाओगे इतना? ओके, अब अगला देखिएगा ज़रा। तो भैया इस पर लिख देते हैं पेज नंबर 1। और इसको लगा लेते हैं ऐसे उल्टा करके। ओके, अब देखिए भाई मैं एक चीज़ लिखूंगा यहाँ पे जो आपके बड़े काम की है कि एटम जो है बेटा, एटम जिससे एलिमेंट बना है वही तो है एटम। एटम जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, 3 टुकड़ों में वो डिवाइड हो सकता है। इस तरह से समझिए इसको कि उसके 3 फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं, बुनियादी फंडामेंटल। तीन फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं उसके, बुनियादी उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं वो पार्ट? जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। एक होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है उसको बोलते हैं प्रोटॉन। तीसरा होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको इससे दिखाते हैं ई। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो पी। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो उसको ऐसे दिखाते हैं। आई आपकी बात समझ में?
अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ कि एटम दिखता कैसा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिखिए STR, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। समझिएगा कि एटम दिखता कैसा है, ठीक है। एटम जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है उसका कोर, बिल्कुल बीच का हिस्सा, और उसके चारों तरफ जो चीज़ घूमती होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई मैं बना रहा हूँ मैं बनाता रहा हूँ एटम, तो मुझे 3 चीज़ें चाहिए होंगी। क्या क्या चाहिए होगा जिससे एटम मिलके बना है? क्या क्या है वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये देखिएगा लोकेशन ज़रा इसकी, कि जो न्यूट्रॉन है वो यहाँ है, यहाँ है, साथ ही साथ में मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ बेटा प्रोटॉन भी। सर प्रोटॉन क्या है बेटा? वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन है, हाँ है ना? आ रही बात समझ में, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? वो प्रोटॉन है। ये देखिए, तो बेटा ये क्या तैयार हो गया इसका? सर इसका कोर तैयार हो गया, ठीक है। तो ये है इसका इनर सर्कल, बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसके चारों तरफ एक पाथ होता है, ऑर्बिट होता है इसका, ठीक है। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ई से इसको दिखाएं इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक शेल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। एक और शेल होगा, एक और रास्ता होगा, एक और ऑर्बिट होगा, ठीक है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, ठीक है। इमेजिनरी है सब कुछ, ठीक। ये देखिए, आप कहेंगे प्रैक्टिकल दिखा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। कि अगर आप एटम को समझना चाहते हैं तो आप इस फिगर से समझ सकते हैं। ये वही चीज़ है जिससे मिलके एलिमेंट बने हैं बेटा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ होती है? इसके 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रॉन के पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होगा, जैसे न्यूक्लियस, बीच के हिस्से को बोलते हैं न्यूक्लियस, और चारों तरफ जो है इसके वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको आप क्लास 9th में डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल मत घबराइए, इस पर इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। आप समझिए कि एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। अब आपकी बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत कि एलिमेंट जो है वो इनसे मिलकर बने। अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंदर सारे एटम एक जैसे होंगे, कोई भी एटम अलग तरह का नहीं होगा। अलग तरह का एटम का मतलब क्या है? मान लीजिए कि हाइड्रोजन के एटम जो है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने भी एटम होंगे उन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी हाइड्रोजन का एटम जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, ऐसा नहीं होगा। आगे बात समझ में कि एक एलिमेंट जो है वो एक तरह से के एटम से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या हुआ? सुनिए बहुत ध्यान से। एक एलिमेंट एक तरह के एटम से मिलकर बना है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि उसके अंदर सारे एटम एक जैसे हैं, ठीक, ओके। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और डीप, वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्या हुआ भाई? देखिए, एलिमेंट्स को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया भैया? 4 ग्रुप्स में। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ GRPS, मुझे ग्रुप्स की स्पेलिंग आती है, ठीक है। 4 ग्रुप्स में आपने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। याद रहेगी इतनी बात? अच्छा सर, वो 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? बेटा देखिए, एलिमेंट को आपने पहले ग्रुप में जो डिवाइड किया उसका नाम था मेटल। मतलब एलिमेंट जो है वो, बैकग्राउंड साउंड के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेटल्स होते हैं। दूसरा ग्रुप का नाम है नॉन मेटल्स। आई होप आपको फॉन्ट छोटा नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तीसरा जो है बेटा वो है मेटलॉइड। मेटालॉइड या मेटालॉइड्स। और चौथा है बेटा नोबल गैसेस। नोबल, शानदार लोग जो किसी से पंगा नहीं चाहते, नोबल मैन, ठीक है, अच्छा आदमी। तो एलिमेंट्स को हमने 4 कैटेगरी में, 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मेटल, सर कैसे पहचानने मेटल क्या है? बेटा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एलिमेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नोबल गैसेस। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे अपना आसानी से छोड़ते नहीं है, लेकिन जो भी अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देगा उसको बोलते हैं मेटल्स। तो यहाँ पे लिख दूँ, कैन लूज इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना, ओके। नॉन मेटल क्या है भाई? मेटल था जो अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। नॉन मेटल वो है जो अपना इलेक्ट्रॉन न छोड़े बल्कि ले ले, ठीक है। तो कह सकते हैं कैन गेन, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो नॉन मेटल है। जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, छोड़ सकता है, दे सकता है, वो मेटल है। जो ले सकता है वो नॉन मेटल है।
क्या मेटल का भी इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं लेगा। और नॉन मेटल कभी देगा नहीं, वो हमेशा लेगा। ठीक है। अच्छा, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल की भी प्रॉपर्टी होगी उनके अंदर और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होगी। ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, मतलब मेटल की भी खासियत हो, नॉन मेटल की भी खासियत हो, उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर क्या होगा? बोथ प्रॉपर्टीज होंगी, बोथ प्रॉपर्टीज। मेटल की प्रॉपर्टी भी होगी इसके अंदर, ठीक है, मेटल्स की भी होगी और नॉन मेटल्स की भी होगी। हाँ या ना? मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। बट इसका एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, ज़रा वो ध्यान से सुनिएगा कि मेटलॉइड का एग्जाम्पल आ जाता है एग्जाम के अंदर, ये याद करना है अभी। क्या है भाई? इसका जर्मेनियम एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है सिलिकन, फिर है बोरॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने ही याद रख लेंगे मेटलॉइड के लिए, उतने ही काफ़ी। क्या है? जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी हो, मतलब मेटल की प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। आ रही बात समझ में? ओके। नोबल गैसेस क्या है? नोबल गैसेस क्या होती हैं बेटा? जो रिएक्ट नहीं करती हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, ना इलेक्ट्रॉन देना है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनको बोलते हैं नोबल गैसेस। तो ये लिखेंगे डू नॉट रिएक्ट। हाँ है ना? डू नॉट रिएक्ट। डू नॉट रिएक्ट का मतलब क्या है? डू नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। आ रही है बात समझ में? ओके। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि एलिमेंट्स को जो है हम किस तरह से पहचान सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बताऊं इसके बारे में बेटा, एक और बात सुनिएगा इसके बारे में। ये पेज नंबर 2 था कि एक लाइन क्या कि एलिमेंट्स जो हैं, वो अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। किस में? इन ट्यूबुलर फॉर्म, मतलब एक टेबल की फॉर्म में, एक चार्ट की फॉर्म में। उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं उसको? पीरियोडिक टेबल। सर पीरियोडिक टेबल कैसी होती है? एक सेकंड रुकिए, अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि पीरियोडिक टेबल कैसी होती है। ठीक है, ये देखो भैया जी, ये है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देख पा रहे हो आप? ये पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर ये जितने भी बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, इन सब के अंदर एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन का एलिमेंट, हीलियम एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये होती है पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर अरेंज किए हुए हैं हमने, क्या अरेंज किए हुए हैं? एलिमेंट्स। आ रही है आपको बात समझ में? ओके जी। अब सुनिए अगला क्या है? अगला ये बेटा कि अब आपको ये समझ में आ गया कि एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज हैं। और एलिमेंट्स किससे बने हैं भैया? एलिमेंट्स बने हैं एटम से, और एटम को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। अभी मैंने आपको बताया कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़। ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स में बेसिकली आपको ध्यान रखना है मेटल और नॉन मेटल। मेटलॉइड पे इतना फोकस नहीं करेंगे, नोबल गैसेस पे इतना फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे मेटल पे और नॉन मेटल पे। तो हम प्रॉपर्टी भी किसकी पढ़ेंगे? मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बेटा 2 तरह की होती हैं। प्रॉपर्टीज 2 तरह की होंगी। सर कौन सी? बेटा एक तो वो जो आप छू के महसूस कर सकते हैं, फिजिकल, और एक वो जो आप चीज़ों के साथ रिएक्ट करवा के केमिकल उस पर डाल के, भैया नींबू डाल दिया उस पर, उसमें आग जला दिया तो क्या होगा, उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, फिजिकल और केमिकल। हाँ है ना? सर डेफिनेशन लिखवा दीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है भैया, सुनिए डेफिनेशन क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? क्या होगा? मैटर कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड विदाउट चेंजिंग केमिकल आइडेंटिटी। ठीक है जी। अच्छा सुनिएगा, क्या? मैटर
कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड measured without changing chemical identity। मतलब ये आप किसी भी मैटर को, किसी भी मटेरियल को आप ऑब्जर्व कर लीजिए और उसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल आइडेंटिटी चेंज का मतलब उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे लोहा ले लिया आपने, ठीक है, लोहे को आप देखिए भाई छूने में सख्त है, ठीक है, दबा रहे हैं तो दब नहीं रहा है, ठीक है। जब उस पर हथौड़ा मारेंगे तो उसमें से आवाज़ आएगी, ठीक है। उस पर अगर थोड़ा सा कुछ घिस देंगे तो वो चमकने लगेगा, ठीक है। मान लीजिए रखा हुआ है बहुत दिन से तो उस पर जंग वंग लग गया होगा, आप घिसेंगे उसको चमकने लगेगा, वो आ रही है बस में। इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उसमें से पास हो जाएगी, हीट देंगे तो गर्म हो जाएगा, भाई आ रही है बस में। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी। उसकी कोई केमिकल आइडेंटिटी, वो लोहा का लोहा ही रहा वो, ठीक है, उसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। उसके अंदर आयरन के एटम्स हैं, वो एक एलिमेंट है, ठीक है, उसके कोई चेंज नहीं हुआ उसके अंदर, तो उसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी भी डेफिनेशन आप ज़रा याद रखिएगा बेटा। बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस, वो कैसा रिएक्ट करेगा किसके सामने, बिहेवियर ऑफ अ substance that may be observed when it undergoes केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज, आ रही है आपको? पता नहीं यार फ़ॉन्ट छोटा तो नहीं हो गया ज़्यादा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत होती है देखने में, आगे से मैं ध्यान रखूंगा इसका, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो दो तरह की होती है, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल में आपको बताइए केमिकल क्या होती है बेटा, बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस दैट मे बी ऑब्जर्व व्हेन इट अंडरगोज केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई भी केमिकल प्रोसेस हुआ, कोई भी केमिकल चेंज हुआ, ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर, किसी मैटर के अंदर, तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। आगे बात समझ में? ओके। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा बड़ा करूंगा मैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ये हेडिंग यहाँ डाल रहा हूँ, अगले पेज पे आपको समझा दूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भी अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 3 है हमारा, ठीक, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, देखिए भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। भाई हमको लगभग 11-12 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देना है और वो रट लेनी है, बिल्कुल याद कर लेनी है, और आप जो है याद करते चले जाएंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेटल में भी है, नॉन मेटल में भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को दबाएंगे, पीटेंगे हथौड़े से, तो उसकी शीट बन जाती है, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। अगर किसी की शीट बन सकती है हम उसको बोलते हैं इसके अंदर मेलेबिलिटी है। जिसकी शीट नहीं बन सकती बोलेंगे मेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं बीट इनटू शीट, मतलब अगर आपने उसको दबाया या आपने उसको पीटा तो उसकी शीट बन सकती है। लोहे को आप दबाते हैं, शीट बन जाती है, मतलब मेटल के अंदर मेलेबिलिटी होगी, हाँ या ना? ओके। दूसरा देखिए डक्टिलिटी, यार ये बस याद कर लेना, ये 2-3 टर्म्स खतरनाक सी लग रही होंगी लेकिन याद कर लेना। मेलेबिलिटी, अगला है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब ये है कि क्या उसका वायर बन सकता है, वायर बनने की क्षमता को बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। तीसरा है बेटा आपका सोनोरस, SONOROU, सोनोरस, मतलब कि क्या उसके अंदर से साउंड निकल सकता है, क्या वो चीज़ साउंड पैदा कर सकती है, साउंड प्रोड्यूस करना, मतलब सोनोरस, ठीक है। 4 नंबर है बेटा लस्चर, क्या वो चीज़ चमकदार है, लस्चरस है,
ठीक है। शाइनी अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस, बिल्कुल मत घबराइएगा भैया, ठीक है। इतना कर रहे हैं ना आप, मोर देन इनफ है, बेफिक्र रहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी आसान है, केमिकल में आपको मज़ा आ जाएगा, टफ है थोड़ा सा लेकिन मज़ा बहुत आएगा उसमें आपको। ओके, 5 क्या हो सकती है बेटा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, कि कितना वेट उठा सकती है वो, कोई भी चीज़ कितना वेट उठा, टेंसाइल स्ट्रेंथ। भाई लोहे का तार है आपके पास और एक आपके पास कॉटन का कपड़ा का एक धागा निकल रहा है, उससे आपने 100 किलो वेट लटका दिया, 100 kg, कौन संभाल लेगा? हो सकता है कि लोहे का तार संभाल ले लेकिन कॉटन तो संभाल ही नहीं पाएगा, हाँ है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं? बोलते हैं वेट होल्डिंग कैपेसिटी, वेट होल्डिंग कैपेसिटी, वेट होल्डिंग कैपेसिटी। छठा क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, या बॉइलिंग पॉइंट, कितने डिग्री पे कोई मटेरियल मेल्ट हो जाएगा या उबलने लगेगा, ठीक है। इसी से क्वेश्चन याद आया कि ज़रा बताइएगा कि वाटर कितने डिग्री पे बॉयल हो जाता है। जिनका भी आंसर है 100 डिग्री वो करेक्ट है, 100 डिग्री पे वाटर बॉयल हो जाता है, ठीक है। तो पिघलना मेटल का या मेटल का उबल जाना, हाँ भैया उबलता भी है, लावा नहीं उबलता है, तो लावा तो पत्थर होता है पिघला हुआ, तो क्या मेटल नहीं उबल सकता है? उबल सकता है, ठीक है, नॉन मेटल भी उबल सकता है। अच्छा, अगला है 7वां है उसका नेचर, नेचर कि उसका नेचर क्या है, ठीक है, मतलब वो हार्ड है या वो सॉफ्ट है या वो नाजुक है, ब्रिटल है, ब्रिटल नाजुक है, कैसा है वो, ठीक है, कोई भी मटेरियल कैसा है। मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में बात करेंगे। 8वां है बेटा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब समझिएगा कि क्या ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती है, क्या ये अपने से हीट को पास कर सकती है, क्या ये कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये हीट को कंडक्ट कर सकती है। 9th है बेटा रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, ठीक है, क्या ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, क्या ये बहुत हाईली रिएक्टिव रिएक्टिविटी शो करेगी, या ये रिएक्शन करने में मीडियम है, या ये लो लेस रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। 10वीं प्रॉपर्टी है बेटा स्टेट, 3 स्टेट हमको पढ़नी है, क्या ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, या ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, या ये गैस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। और अगली है बेटा कि इसका कलर क्या है, इसका कलर, ज़्यादातर मेटल्स का कलर क्या होता है? सिल्वर और ग्रे मोस्टली, ठीक है, मोस्टली सिल्वर या ग्रे, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी मेटल्स की एक तरफ लिखूंगा, नॉन मेटल्स की एक तरफ लिखूंगा, याद रहे आपको ये प्रॉपर्टी। भाई मैलेबिलिटी वेट इन टू शीट, ठीक है, डक्टिलिटी वायर सोनरस साउंड प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं, लस्टरस शाइनी अपीयरेंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेट होल्डिंग कैपेसिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो मेल्ट हो सकता है या उबल सकता है, नेचर हार्ड है सॉफ्ट है ब्रिटल है, कंडक्टिविटी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, हीट को पास कर सकता है या नहीं, रिएक्टिविटी हाई है मीडियम है लो है, मतलब रिएक्शन जो है उसमें बहुत तेज़ी से होगा, रिएक्शन धीरे धीरे होगा, रिएक्शन बहुत धीरे होगा, होगा ही नहीं, ठीक है। स्टेट सॉलिड लिक्विड है या गैस है, कलर मोस्टली ग्रे होते हैं, हाँ या ना, ठीक है। ओके चलिए भाई इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ पेज नंबर 4 और हम लोग अब बात कर लेते हैं अगला कि हमारे जो मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं किसके अंदर क्या है, किसके अंदर क्या क्या नहीं है, ठीक है जी। तो ये है हमारा पेज नंबर 5, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ उसमें मेटल्स और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ उसमें नॉन मेटल्स, ठीक है। अब आप ज़रा अपनी कॉपी में देखिए, अगर आपके पास कॉपी है तो मैं पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ बेटा। पहली प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी, पहली प्रॉपर्टी है बेटा डक्टिलिटी, ठीक है, सॉरी मेलेबिलिटी था पहला तो, ठीक है। तो क्या मेटल की शीट बन सकती है? बन सकती है सर। क्या नॉन मेटल की शीट बन सकती है? नॉन मेटल की शीट नहीं बन सकती। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है बेटा डक्टिलिटी। क्या मेटल का वायर बन सकता है? हाँ सर, लोहे का वायर बन सकता है, गोल्ड का वायर, एल्यूमिनियम का वायर बन सकता है, ठीक है। क्या नॉन मेटल का वायर बन सकता है? नहीं बन सकता, ठीक है, सुनते रहिएगा।
तीसरा क्या है, कॉपी में देखिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो उसमें देख लीजिए, ठीक है। क्या मेटल सोनरस होते हैं, उसमें से आवाज़ आती है, उसमें कुछ मारते हैं आप तो टन टन की आवाज़ आती है? हाँ जी बिल्कुल आती है, हाँ है ना। तो ये देखिए मेटल के अंदर से सोनरस होते हैं मेटल, नॉन मेटल सोनरस नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, अगला देखिए चौथा है, क्या मेटल चमकते हैं, क्या उनका शाइनी अपीयरेंस होता है? हाँ यार, गोल्ड चमकता है, सिल्वर चमकता है, आयरन भी चमकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी चमकता है, ठीक है। तो हाँ, मेटल लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते। एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? आयोडीन। आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है लेकिन चमकता है। सारे के सारे मेटल तो चमकेंगे, कोई एलिमेंट कोई नॉन मेटल नहीं चमकेगा, आयोडीन चमकेगा, ठीक है जी। ओके, अब याद करिए बेटा, मैंने आपको 5वीं का लिखवाई थी, मैंने लिखवाई थी टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है मेटल के अंदर? हाँ जी बिल्कुल होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? हाई होती है क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ, या लो होती है? भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो हाई होगी, ठीक है। वो कुछ न कुछ चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने भी एग्जाम्पल दिया था, लोहे का तार आपने बांध दिया, उससे कोई चीज़ लटका दी, तो जो वेट होल्डिंग कैपेसिटी है वो मेटल की हाई होगी ना, और नॉन मेटल की लो होगी। आई बात समझ में आपको? ठीक है। अब देखिए बेटा, छठी प्रॉपर्टी आपकी क्या थी? छठी प्रॉपर्टी थी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग, भैया मेल्टिंग आसानी से पिघल जाएगा मेटल? बिल्कुल नहीं पिघलेगा, ठीक है। तो ये भी हाई हो गया आपका, ये भी हाई हो गया आपका। HiGH होता है भैया हाई, मैंने टी क्यों लगा दिया इसमें, HiGH हाई, उसमें भी लगाने वाला था, बच गया। खैर बोलोगे कुछ आता वाता, अरे यार छोड़ो, इधर ध्यान दो साइंस पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश नहीं, ठीक है। तो हाई, ठीक है। मेटल जो है वो छठी प्रॉपर्टी क्या थी उसकी? छठी प्रॉपर्टी थी उसकी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। भैया मेटल का बहुत देर में पिघलेगा, मेटल बहुत देर में उबलेगा, तो हाई होगा, बहुत टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा, तो मतलब हाई है। और ये लो, हाँ है ना। ओके, तो अब सातवीं प्रॉपर्टी क्या थी भैया जी? सातवीं प्रॉपर्टी थी बेटा, उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। मेटल जो हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, मेटल जो है बेटा वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन किसको छोड़ के सर? Na को छोड़ के, सोडियम को छोड़ के, Na मतलब सोडियम, और पोटेशियम को छोड़ के। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं सॉफ्ट मेटल्स, इनको सॉफ्ट मेटल्स बोलते हैं। बहुत टाइम हो गया भाई वीडियो में, खैर ये पार्ट भी लंबा ही हो गया। ओके, अब ये बताइए कि नॉन मेटल्स क्या सॉफ्ट होंगे? भाई नॉन मेटल तो सॉफ्ट होंगे सारे के साथ, नाजुक होते हैं, ब्रिटल वाली कैटेगरी में आएंगे ये। आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल समझ में आ रही होगा। मैंने एक बार लिखवा दिया आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, उसी से देख देख के आप बिल्कुल करते रहिए, ठीक है। आठवां देखिए प्रॉपर्टी क्या था आपका बेटा? आठवां प्रॉपर्टी जो मुझे याद आ रहा है वो था कंडक्टिविटी। क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं? हाँ, तो गुड कंडक्टर होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, गुड कंडक्टर होते हैं मेटल इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के भी, ठीक है। ओके, नाइन्थ क्या था बेटा आपका? नाइन्थ था आपका रिएक्टिविटी। क्या था? रिएक्टिविटी, सॉरी मैं यहाँ लिखने वाला था रिएक्टिविटी। क्या मेटल रिएक्टिव होते हैं? हाँ, लेस रिएक्टिव होते हैं, मीडियम या हाई? मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। और नॉन मेटल्स जो हैं वो लो रिएक्टिव होते हैं, लेकिन एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? फॉस्फोरस को छोड़ के। फॉस्फोरस बहुत हाईली रिएक्टिव है, लेकिन वो नॉन मेटल है। सारे के सारे मेटल तो हाईली रिएक्टिव होंगे, सारे के सारे नॉन मेटल्स लो रिएक्टिव होंगे, लेकिन फॉस्फोरस को छोड़ के। किसको छोड़ के? फॉस्फोरस को छोड़ के। फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन वो हाईली रिएक्शन शो करता है। ओके, अब आ जाइए बेटा आपकी 10वीं प्रॉपर्टी पे। 10वीं प्रॉपर्टी थी स्टेट। स्टेट क्या होता है मेटल का? देखिए भाई, सारे के सारे जो मेटल हैं वो होते हैं सॉलिड, हाँ है ना, क्या होते हैं? सॉलिड। लेकिन आपको पता है कि मरकरी, Hg इसको बोलते हैं, मरकरी Hg, ये लिक्विड होता है। क्या होता है? ये लिक्विड होता है। किस पे? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है ये, ठीक है। सारे के सारे मेटल हार्ड होंगे, सॉलिड होंगे, और ये लिक्विड होगा। अच्छा, नॉन मेटल के बारे में क्या ख्याल है आपके? भाई नॉन मेटल तो तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। नॉन मेटल जो हैं वो सॉलिड भी होते हैं, वो लिक्विड भी होते हैं, और वो गैस भी होते हैं। सर हम ना समझे, सुनो बेटा, जो सॉलिड नॉन मेटल है उसका नाम है कार्बन, याद कर लेना ये बात। जो लिक्विड है नॉन मेटल, उसका नाम है ब्रोमीन। कोई पूछे लिक्विड मेटल, Hg बोलते हैं ना, मरकरी, ठीक है। कोई पूछे लिक्विड नॉन मेटल, ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। कोई पूछे गैस बताइए नॉन मेटल, ऑक्सीजन गैस है नॉन मेटल है, नाइट्रोजन गैस है नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। आगे बात आपकी समझ में? ओके, अब आ जाते हैं हमारी आखिरी प्रॉपर्टी पे, जो मैंने बोला था कलर। कलर क्या होता है भाई? ज़्यादातर जो मेटल हैं वो आपको किस कलर के दिखते हैं? सिल्वर, हाँ है ना,
सिल्वर कलर के दिखेंगे आपको, ठीक है, या फिर वो आपको दिखेंगे ग्रे। किस कलर के दिखेंगे आपको? ग्रे, ठीक है। किसको छोड़ के? सर कॉपर और गोल्ड को छोड़ के। किसको छोड़ के? सर कॉपर एंड गोल्ड। ये ग्रे नहीं होते, सिल्वर नहीं होते ये, ठीक है, ये गोल्डन होते हैं। आ रही बात समझ में? ओके। और ये क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल्स मल्टीपल कलर्स के होते हैं, बहुत सारे कलर्स के होते हैं ये, मल्टीपल कलर्स। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। 11 हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद कर ली। अब हम इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है जी, और आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। 35 मिनट्स तो वैसे ही हो चुके हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन बस कुछ पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स, ठीक है। मुझे नहीं पता कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कितना लेक्चर बना है, क्योंकि मैं उसको एक ही लेक्चर में पढ़ाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग अलग करके पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ एक, क्या पता नहीं, 1 घंटे का, 1.5 घंटे, कितने घंटे का लेक्चर बनेगा वो मुझे नहीं पता। मैं कोशिश करूँगा कि वो जल्दी से जल्दी निपटा दूँ। खैर, तो चलिए भाई, अगली बात जो है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है इसके बारे में भाई? ये है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? याद कर लीजिए, कौन सा? सिल्वर। कौन है? सिल्वर, ठीक है। ओके भैया। सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन है? सबसे ज़्यादा जो चपटा हो सकता है, सबसे ज़्यादा पतला इसका तार बन सकता है, मोस्ट डक्टाइल कौन है आपका? गोल्ड। गोल्ड से ज़्यादा डक्टिलिटी किसी के अंदर नहीं होती। जितना बारीक तार आप गोल्ड का बना सकते हैं, उतना बारीक तार आप किसी चीज़ का बना ही नहीं सकते, ठीक है। अगली बात क्या है बेटा? अगली बात डायमंड के बारे में है। डायमंड, तो डायमंड के बारे में क्या है बेटा? डायमंड को बोलते हैं हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? हार्डेस्ट, बहुत ही सख्त है, कुदरती जो सबसे सख्त चीज़ है वो डायमंड है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। आ रही है बात आपके समझ में? अच्छा, क्या होता है ये भैया? ये कार्बन का बना होता है, 100% कार्बन ही कार्बन है इसके अंदर। तो मतलब ये नॉन मेटल है? हाँ जी, ये नॉन मेटल वाली कैटेगरी में है, कार्बन से बना होता है डायमंड, ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या है इसके बारे में कि डायमंड जब कार्बन से बना है तो डायमंड क्या हुआ? सर डायमंड हो गया हमारा नॉन मेटल। तो लिखेंगे डायमंड इज नॉन मेटल बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये बहुत ही बड़ी बात मैंने बोली, ठीक है। आमतौर पे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन डायमंड नॉन मेटल होने के बाद भी, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ रहा है ये, ठीक है। नॉन मेटल बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हीट में लिखा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आई होप आपको इतने याद रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइए ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट इज नॉन मेटल, ये भी एक नॉन मेटल है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ है ना? ठीक है जी, आ रही है आपकी बात समझ में? अच्छा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो क्या है भाई? तो क्या है इसकी? यू को यूज़ होगा, हाँ जी बिल्कुल है। क्या है? यूज्ड इन मेकिंग, क्या बनाने में इस्तेमाल होता है? ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स, बैटरीज एंड पेंसिल लिड। पेंसिल के अंदर जो ब्लैक होता है, जैसे आप लिखते हैं, वो बनाने में इस्तेमाल होता है। और जो बैटरी होती है, जो सेल होता है, ड्राई सेल जो होता है, जो बैटरी वो नहीं जिसके अंदर पानी पड़ेगा, ड्राई वाली जो बैटरी होती है, जो सेल होता है, उसके बीच में एक काला सा एक कुछ जारा होता है ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। वो किसका बना होता है बेटा? वो ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ में? अच्छा, अब अगली चीज़ देखिए बेटा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है।
कॉपर के बारे में ये सवाल आता है एल्यूमिनियम के बारे में कि कॉपर और एल्यूमिनियम में से हीट अच्छी कंडक्ट कौन कर सकता है। ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम में से कौन अच्छा हीट कंडक्ट करेगा, हीट कंडक्टर कौन अच्छा होता है। तो जवाब है बेटा कॉपर। कॉपर जो है वो अच्छे से हीट को कंडक्ट करता है। आगे बात समझ में। अच्छा, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आज के लेक्चर का बेटा, वो है कि हार्डेस्ट मेटल कौन सा है। हार्डेस्ट, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जानते होंगे बेटा, हार्डेस्ट मेटल है क्रोमियम। ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट, मैंने अभी हार्डेस्ट बोला, फर्क है, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है टंगस्टन। टंगस्टन, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भैया, आज के लेक्चर में लगभग 40 मिनट हो चुके हैं, लगभग क्या हो ही गए हैं। ठीक है भाई, देखिए एक ही बार में पढ़ाना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक ही जगह आनी चाहिए। ठीक, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक जगह आनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स नॉन मेटल एक लेक्चर में आने चाहिए, और एक लेक्चर में आएगा आपका मेटलर्जी। तो अब इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जबकि बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा टाइम लग गया। ठीक है, बेसिक्स क्लियर करने थे हम लोगों को। ओके, तो चलिए भाई अगले लेक्चर का इंतजार करिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ाऊंगा, उसमें आपको जो भी आपकी क्वेरी है, सिंगल से सिंगल कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन, कुछ भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ओके बाय।